चलिए दोस्तों, जो बड़ा लूसेंट है, बड़ा लूसेंट का जो MCQ बुक है, MCQ वाला, उसका जो है हम वीडियो आप लोगों को हम देने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 4 वीडियो हम दे चुके हैं। आज ये 5वां वीडियो है। सबसे पहले जो है बड़ा लूसेंट से हम फिजिक्स शुरू किए हैं। साइंस का क्या शुरू किए हैं, तो साइंस का भाग जो है वो फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स शुरू किए हैं और फिजिक्स के बारे में आप लोगों को हम ये 5 वीडियो लेकर के आए हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं, हम प्रकाश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रकाश से संबंधित जो है ये पहला वीडियो रहेगा और दूसरा फिर जो है आएगा आपका प्रकाश से ही, क्योंकि इसमें 204 क्वेश्चन है। प्रकाश कितने हैं, तो 204 क्वेश्चन है। तो 204 क्वेश्चन को एक वीडियो में लाना मतलब पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हम 100 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो छठा वीडियो आएगा उसमें हम फिर 104 क्वेश्चन को उसमें डिस्कस कर देंगे। तब का प्रकाश खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकाश जो है ना कण का रूप होता है। कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि प्रकाश तरंग का रूप होता है, ठीक है। जिससे कि न्यूटन साहब, एक वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब, न्यूटन का कहना था कि प्रकाश किसका रूप होता है, तो कण का रूप होता है। वहीं एक वैज्ञानिक थे हाइजन साहब थे, इनका कहना था कि प्रकाश क्या है, तो तरंग का रूप होता है। प्रकाश क्या है, तो तरंग का रूप होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश जो है, प्रकाश से कौन सा तरंग होता है, ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। कौन सा तरंग होता है, तो अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ तरंग होता है। और वहीं अगर ध्वनि कहेगा तो वो अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। देखिए ध्वनि में जो है हम आप लोगों को थोड़ा सा पता ना बताएं कि नहीं बताएं, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। ध्वनि जो है अगर कहेगा कि वायु में ध्वनि कौन सा जो है तरंग है, तो यह कहिएगा अनुदैर्ध्य। कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य है। वहीं कहेगा कि पानी के सतह पर अगर कहेगा कि ध्वनि कैसा तरंग है, तो कहेंगे अनुप्रस्थ। पानी के सतह पर अगर कहेगा तो अनुप्रस्थ, ठीक है। वहीं पानी के अगर अंदर कहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। वहीं अगर ठोस में कहेगा, तो ठोस में आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो जाएगा। इस चीज़ को ध्वनि के लिए आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है ना बच्चा रट करके जाता है कि हाँ ध्वनि कैसा तरंग है, तो वो अनुदैर्ध्य है। प्रकाश कैसा है, तो वो अनुप्रस्थ है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे याद रखिएगा निर्वात बोल रहा है, ठीक है, कि वहाँ द्रव बोल रहा है, द्रव के सतह बोल रहा है, कि द्रव के अंदर बोल रहा है, कि ठोस बोल रहा है। ठोस बोलेगा तो ध्वनि दोनों तरंग होगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। वहीं अगर पानी के सतह पर कहेगा तो अनुप्रस्थ, पानी के अंदर कहेगा तो अनुदैर्ध्य। वहीं अगर कहेगा कि निर्वात में यानी वायु में कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो वायु में आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो फोटोन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं, तो फोटोन कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। कैसे तरंग है, अनुप्रस्थ। ध्वनि कैसा है, तो वह आपका अनुदैर्ध्य है। 3 में देखिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है, ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है, तो 3 का हो जाएगा हाइगेंस, ठीक है। अभी बताया भी है, हाइगेंस का कहना था कि प्रकाश क्या है, तो तरंग का रूप होता है। और न्यूटन साहब का कहना था कि प्रकाश क्या है, तो कण का रूप होता है। तो वहीं देखिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा, तो हाइगेंस के द्वारा। 4 में देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो वह है ध्रुवीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो वह है ध्रुवीकरण। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि मैक्सवेल ने। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो मैक्सवेल ने की थी। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्रेमाल्डी।
किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो वह है ग्रे माल्डी। 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया तो आइंस्टीन। किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। 8 नंबर देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ठीक है, प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है तो क्या है? तो वह है ध्रुवन। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी अवरोध की ओर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध की कोर से यानी कि कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो वो विवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो वह है व्यतिकरण का सिद्धांत है। व्यतिकरण का सिद्धांत तो क्या बोल रहा है कि सिद्धांत प्रकाश तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है तो व्यतिकरण का सिद्धांत। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 में क्या कह रहा है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। कण के बारे में किसने बताया? न्यूटन। तरंग के बारे में हाइगेंस साहब ने बताए थे। 12 में कह रहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? देखिए, लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर यहाँ पे कलई किए हुआ सतह है, अगर प्रकाश की किरण इस पर आएगी और रिटर्न चली जाएगी तो इसको कहते हैं हम क्या चीज़? तो प्रकाश का परावर्तन घटना। आया और फिर रिटर्न चला गया। वहीं अगर आया और यह रिटर्न नहीं गया, मतलब कि पार कर गया, तो इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन की घटना। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा आया तो थोड़ा सा बताते हैं। यह कलई किया हुआ कोई सतह है, प्रकाश से किरण आएगी और अपने ही दिशा में वापस चली जाएगी, जिसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना। ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को जो है ना परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर यह आपतित किरण आती है और रिटर्न चली जाती है, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और जिस सतह पर यह घटना घटती है इसे परावर्तक सतह कहते हैं। और इस बिंदु पर एक खींची गई रेखा जो है ना अभिलंब कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? अभिलंब या नॉर्मल कह सकते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आई कहते हैं, यानी कि आई का मतलब होता है आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम कोणार्थ से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, 12 नंबर बताया ना, तो 12 नंबर हो गया क्लियर, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश तरंग है, अनुप्रस्थ है, क्योंकि ध्रुवण की घटना से ही हम क्या बोलते हैं कि यह अनुप्रस्थ है। तो बोल रहा है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ है। उसके बाद 14 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो 14 का हो जाएगा आपका बी, 4 × 10⁹ kg/s। उसके बाद देखिए 15 नंबर में प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो वह है रोमर साहब ने ज्ञात किया। 16 में क्या कर रहा है? प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होगा? तो किस में अधिकतम होगा? तो वह निर्वात में अधिकतम होगा। किस में होगा? तो निर्वात में अधिकतम होगा। और वहीं कहेगा ध्वनि का वेग किस में सबसे अधिक होगा? तो वह ठोस में होता है। ठीक है, 17 में देखिए क्या कर रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहती है? तो वैसी ही रहती है, वैसी ही रहती है। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या रहेगी? जैसी है वैसे ही रहेगी। 18 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो देखिए 18 क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगा? ठीक है, जल से कांच, कांच से तो हीरा। चाल का क्या है? इसका क्रम है। 19 में देखिए चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 19 का हो जाएगा सी, यानी कि 1 सेकेंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकेंड का समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूरज का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुंचता है। सूरज का प्रकाश जो है हमारे पास कितने समय में लगभग पहुंच जाता है, तब इसका आंसर हो जाएगा ए 8 मिनट। कहीं कहीं 8 मिनट 6 सेकेंड भी लिखता है। अब देखिए 21 नंबर कर रहा है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये किसका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ये किसका, बी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट या कोरोना वाला भाग जो है ना दिखाई देता है। उसके बाद देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, तो 23 का हो जाएगा आपका बी 460 सेकेंड। 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा कहाँ हो, बीच में हो। जैसे मान लीजिए कि यह सूरज हो गया, ठीक है, अब आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बढ़िया से, ये सूरज हो गया और यह क्या हो गया, तो यह आपका पृथ्वी हो गया। अब देखिए बीच में अगर कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ अगर नहीं है, तो यह दिखाई देगा क्योंकि इसका प्रकाश आएगा पृथ्वी पर, अच्छा तरह से दिखाई देगा सूरज। अब सूरज भाई नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि कोई इसके बीच में आ गया है, यानी इसका ग्रहण लग गया है। ग्रहण का मतलब होता है कि बीच में कोई आ जाएगा, इसका प्रकाश दिखाई ही नहीं देगा। तो दिखाई नहीं देगा इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन आएगा, तो चंद्रमा आ जाएगा। इसी 3 को का क्या है, खेला है। अगर चंद्रमा बीच में आ गया तो क्या है आपका, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण, यानी कि सूर्य का रोशनी जो है ना पृथ्वी पर आएगा नहीं। अब देखिए चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का मतलब चंद्रमा पर का जो प्रकाश है, चंद्रमा का दिखाई नहीं देना, बस इतना समझिए। सूर्य ग्रहण में है सूर्य का नहीं दिखाई देना, और चंद्रमा में है मतलब चंद्रमा को नहीं दिखाई देना। तो बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा, बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि सूर्य का क्या लग गया, ग्रहण लग गया। वहीं अब देखिए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पहुँचता है, और चंद्रमा पर से प्रकाश कहाँ पहुँचता है, अर्थ पर, तभी हम चंद्रमा को क्या कर पाते हैं, तो देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। यहाँ प्रकाश पड़ा और परिवर्तित होकर कहाँ आता है, पृथ्वी पर। अब देखिए अगर यहाँ सूरज है, ठीक है, 3 को ले लिए यहाँ पे, अब यहाँ बीच में अगर पृथ्वी आ गया, बीच में क्या आ गया, पृथ्वी आ गया, इस सूरज है, ये क्या है, तो ये चंद्रमा है यानी मून है। अब देखिए बीच में कौन आएगा, अगर पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश तो पड़ेगा डायरेक्ट आपका कहाँ पे, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर तो नहीं पड़ेगा, तब चंद्रमा को तो हम देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि क्या हो गया, तो चंद्र ग्रहण लग गया है। तो चंद्र ग्रहण के लिए सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, और सूर्य ग्रहण में जो है ना सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। और कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, कब घटित होता है, तो यह अमावस्या के दिन घटित होता है। सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, तो अमावस्या के दिन घटित होता है, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 28 में देखिए, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए कोई भी चीज़ आपको बता दें, उठा हुआ है, ठीक है, थोड़ा धंसा हुआ है, ठीक है, उभड़ा हुआ है, अगर इस तरह का अगर आए, जैसे कहेगा कि एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, अब उसमें छड़ रख दिया गया, छड़ जो है ना थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रकाश का अपवर्तन का ही उदाहरण है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए 29 में, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। देखिए आ गया ना, यहाँ पे पैर मुड़ा हुआ, तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। उसके बाद देखिए, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो
एक हो जाएगा परावर्तन या विवर्तन की परिघटना के आधार पर। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन के परिघटना के आधार पर। 31 में क्या कर रहा है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। देखिए आ गया ना, फिर उठा हुआ, तो किसके कारण? विवर्तन, ध्रुवन, प्रवर्तन नहीं, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद यहाँ पे देखिए 32 नंबर, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। तो 32 का क्या हो जाएगा फिर? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उठा हुआ, धंसा हुआ, ये सब जो भी अगर आएगा ना, ये सब क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन ही होगा। अब देखिए फिर यहाँ पे 33 नंबर, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभाषित होता है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिए 34 नंबर, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, देखिए अब इस पर हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। पहले 34 का क्या हो जाएगा? तो बी, थोड़ा सा समझ लीजिए आप ताकि आपको दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि यह कोई सतह है, ठीक है, इस सतह है, ये कैसे सतह है? तो पारदर्शी है, पारदर्शी। अपवर्तन की घटना जो है ना पारदर्शी सतह पर घटित होती है। पारदर्शी का मतलब होता है कि एक तरफ से दूसरे तरफ भी हम देख सकते हैं, उसे हम पारदर्शी से, बिना कलई किया हुआ शीशा, एक तरफ से दूसरे तरफ भी देखेंगे तो दिखाई दे देगा, उसे हम पारदर्शी बोलते हैं। अब ये पारदर्शी सतह है, इधर मान लीजिए कि यह निर्वात है, निर्वात है, यह पानी है। निर्वात यानी कह सकते हैं कि हवा, वायु, ऐसे मान लीजिए वायु है। अब एक बात बताइए, अगर आपको कहा जाए कि दौड़ने के लिए, तब हवा में खुला स्थान में ज़्यादा तेज़ दौड़िएगा कि पानी में? तो आप बोलिए कि हम हवा में जो है ना खुले स्थान में हम ज़्यादा तेज़ी से हम दौड़ सकते हैं, लेकिन पानी में जब आइएगा तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा? तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए, जब कोई प्रकाश से किरण आएगी, मान लीजिए कि ऐसे प्रकाश से किरण कोई आया, इस सतह पर पड़ा, पारदर्शी सतह पर पड़ा, वो तो भाई बहुत तेज़ी से आया होगा। अब ये जब आएगा, ठीक है, तो किसी न किसी बिंदु पर आया, तो यहाँ पे जहाँ पे पड़ती है वहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब बताइए, ये जितने स्पीड से है उतना ही ये स्पीड से सीधे निकल जाएगा क्या? बताइए, सीधे निकल जाएगा? कभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यह, इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि निर्वात से कहाँ जा रहा है? तो आपका सघन, निर्वात से कहाँ जा रहा है? तो पानी में जा रहा है। यानी कि निर्वात को हम बोलते हैं विरल माध्यम, मतलब वायु, निर्वात, हवा, मतलब खुले स्थान को हम विरल माध्यम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सघन माध्यम, क्योंकि इस शब्द का भी इस्तेमाल करेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में एंट्री करती है तो यह जो है अभिलंब है, अपने अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कहेगा निर्वात से जब सघन में जा रहा है, मतलब विरल से जब सघन में जा रहा है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ रहा है कि अभिलंब से दूर जा रहा है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ रहा है। वहीं अगर कहा जाए कि चलो हम एक और सतह ले लिए, और ये क्या है? तो ये आपका विरल है, ठीक है, एक और सतह ले लिए, और ये क्या है? आपका विरल है, और ये क्या है? आपका सघन है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इधर से कोई रेखा गया, ठीक है, अब इसको पार करना चाहिए, सीधे करना चाहिए ना। अब यहाँ पे पहले एक अभिलंब ले लिए हम, एक अभिलंब ले लिए। अब ये क्या सीधे निकलेगा? नहीं, ये अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब से कहाँ भागेगा? दूर भागेगा। तब विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब के तरफ, और जब सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो सीधी दिशा में चला जाता है? नहीं, अभिलंब से दूर हटता है, अभिलंब की ओर झुकता है। तो अभिलंब की ओर झुकता है, क्योंकि विरल से जब सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुकेगा। अब 35 नंबर देखिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, ठीक है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। कहाँ? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, ठीक है। अब देखिए 36 नंबर कह रहा है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो है किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। 37 नंबर कह रहा है कि मृग मरीचिका या मिरेज बनाने वाली परिघटना को हम क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को हम
क्या कहते हैं? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। 38 का क्या हो जाएगा? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। अब देखिए, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? देखिए, फिर उठा हुआ दिखाई देने लगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, सूरज से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। सूरज से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जो है कांच से वायु में जाए। सूरज से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से कहाँ जाए? तो वायु में जाए। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ जो है कांच चटकीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करें, पहले पूरा ऑप्शन आ जाए। हाँ, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूरज का प्रकाश। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन व आंतरिक परिवर्तन होने पर। ठीक है। 43 में देखिए क्या करें, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देता है? इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? तो 43 का हो जाएगा ए। कितना रंग होता है? तो 7 रंग। कौन कौन सा होता है? तो विबजियोर, विबजियोर बता दे। विबजियोर, चलिए बताते हैं। विबजियोर कितना है? देखिए तो 7 रंग है। 20 हो जाएगा वायलेट यानी कि आपका बैगनी, आई से इंडिगो यानी जामुनी, बी से ब्लू यानी कि नीला, जी से ग्रीन यानी कि हरा, वाई से येलो यानी पीला, ओ से ऑरेंज यानी कि नारंगी, आर से रेड यानी कि लाल। कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। संबंधित माध्य युग्म क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी, समग्र आंतरिक परावर्तन। संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। उसके बाद देखिए 46 नंबर, 46 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है। ठीक है, इसका आंसर देख ले। 46 कितना है? तो डी है। 46 का डी यानी कि 2 और 3, 2 और 3। अब इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को क्या करना है? विचार करना है। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्ट या नहीं देख सकता है। आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है। देखिए, अब इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि का मतलब होता है आँख। आपकी अगर आँखों में अगर किसी प्रकार का दोष आ गया है, किसी प्रकार की खराबी आ गया है, उसी को हम कहते हैं दृष्टि दोष। तो आँखें में आने वाली, मानव नेत्र में आने वाली, मानव नेत्र में होने वाली समस्या को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष कितने प्रकार का होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। 2 में होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, 3 में होता है जड़ा दृष्टि दोष और 4 में होता है अबिंदुकता। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में देखिए, दिखने से तो दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, ऐसा बात नहीं है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा, इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और जड़ा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? मतलब कि दोनों के दोनों दिखाई नहीं देगा, ना दूर कहीं दिखाई देगा ना नज़दीक कहीं दिखाई देगा, उसी को हम क्या कहते हैं? जड़ा दृष्टि दोष कहते हैं। अबिंदुकता मतलब कि एकदम झिलमिल झिलमिल टाइप का दिखाई देने लगे, उसे हम क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं।
ठीक है। दूरदृष्टि दोष में जो है हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष में जो है बाइफोकल लेंस के चश्मा का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। और अबिंदुकता में किसका प्रयोग करते हैं, तो अबिंदुकता में जो है हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब यहीं पे देखिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के बारे में थोड़ा जानिए। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को जो है, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर, तो 46 का कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका डी ऑप्शन था। अब चलिए 47 नंबर, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिससे लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो प्रकीर्णन के कारण। अब देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंगदैर्ध्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, या आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है। तो 49 का जो है 49 का आपका बी हो जाएगा, 49 का बी हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, प्रकाश के जब परावर्तन होता है, परावर्तन तीव्रता और आयाम में कमी आती है। किस में कमी आती है, परावर्तन की घटना में तीव्रता और आयाम में कमी आएगी, आयाम में कमी आएगी, तीव्रता और आयाम में कमी आएगी। और तरंगदैर्ध्य आवृत्ति ये सब जो है ना नहीं बदलती है, तरंगदैर्ध्य आवृत्ति ये सब कभी भी नहीं बदलती है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद जो प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है उसमें क्या क्या बदलती है, तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना में जो है, अपवर्तन के घटना में आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवृत्ति में अपवर्तन की घटना में अपवर्तन की घटना में जो है आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होती है। बाकी अन्य जितने भी चीज़ होती है वो सब बदल जाती है, जैसे आयाम हुआ, वेग हुआ, तरंग दैर्ध्य हुआ, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। विसरण किसके वजह से होता है, तो 51 का हो जाएगा आपका, 51 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 51 का बी हो जाएगा, धूलकण के वजह से। चंद्रमा के सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्रमा के सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 को हो जाएगा आपका डी, यानी कि काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किस कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरणें के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है, तो वह अपसारी लेंस। अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं। और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अभिसारी जो है उत्तल लेंस को कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वो बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है, तो अपसारी लेंस की तरह। 54 में देखिए क्या करा है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों, इसका कारण क्या है, तो खून का रंग लाल है इसलिए नहीं, प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं नहीं, लाल खतरे का प्रतीक है, लाल रंग का सबसे कम परिक्षेपित होता है। तो आपका क्या हो जाएगा 54 का, तो 54 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और लाल रंग बहुत दूर से ही दिखाई देता है, उसका विचलन का गुण इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन वही बैगनी रंग में जो है तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, उसमें विचलित होने का गुण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम दूर से बैगनीकरण को, कलर को नहीं देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा किस में होता है तरंगदैर्ध्य, तो लाल रंगों में होता है। अब देखिए, समुंदर नीला प्रतीत होता है। समुंदर कैसा प्रतीत होता है, तो नीला प्रतीत होता है। किसके कारण, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
अब देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो बैगनी रंग का। अब बताया है ना, सबसे ऊपर कौन होता है पहले, तो लाल। लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा, उसमें विचलन का गुण नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा विचलन गुण किस में होता है, तो बैगनी। बैगनी सबसे नीचे होता है। अब देखिए 58 नंबर में क्या करें, तारे आकाश में वास्तव में जितना ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है। सूखा बालू जो है चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है। धूतिहीन होता है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है परावर्तन। इसका कारण क्या है, तो परावर्तन होता है। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। पेरिस्कोप तो कौन हो जाएगा, तो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो 61 का आंसर कौन हो जाएगा, तो आपका 61 का आंसर हो जाएगा ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है। अब चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। 63 नंबर देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सूर्य का सूर्यास्त का समय लाल दिखाई देना। सूर्य का सूर्यास्त का समय लाल दिखाई देना। निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, तो सूर्य का सूर्यास्त का समय लाल दिखाई देना। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको ज़्यादा फायदा करेगा। अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, हजामती दर्पण होता है, दांत, नाक, ठीक है, जो भी चीज़ बोलेगा सब में अवतल दर्पण। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है ना, दो को याद रखिएगा। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तल दर्पण का प्रयोग पूछेगा कि साइड मिरर के रूप में। साइड गाड़ी में जो है पीछे के गाड़ी को देखने के लिए जो ड्राइवर के पास लगा रहता है साइड मिरर, उसको बोलते हैं। तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। और रोड लैंप में भी किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बाकी कुछ भी पूछे उसमें क्या मारिएगा, तो अवतल दर्पण मारिएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, क्योंकि इतना ही एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा। ये दो को पूछेगा आपको उत्तल दर्पण से, बाकी जो भी पूछेगा वो अवतल दर्पण से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, वाहनों के अग्रदीपों में यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। कहाँ गया भाई साहब, पहले 64 नंबर देखना था, चलिए मिस्टेक कर गए, 64 नंबर से ही बता देते हैं। 64 नंबर क्या करें, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होता है। किस चीज़ का, तो अवतल दर्पण का। तो 64 का क्या हो जाएगा, 64 का आपका हो जाएगा, देख लेते हैं फिर भी 64 का बी होता है। चलिए 65 का देखते हैं। 65 का क्या होगा, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, वाहन के। तो 65 का हो जाएगा डी, परावलयिक दर्पण के। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। इनमें से कौन सा सही है, देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र। और लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये हो गया लेंस सूत्र, ये हो गया दर्पण सूत्र। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/f बराबर 1/v - 1/u कौन सही है, कौन सही है, 67 का देख लेते हैं फिर भी, 67 का आपका सी। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही है। अड़सठ नंबर, मानव नेत्र का वो भाग जिससे प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है, तो रेटिना कहलाता है। एक मिनट, थोड़ा सा 67 नंबर में कन्फ्यूजन क्या लग रहा है यहाँ पे,
ये तो सबसे पहले कट जा रहा है, ठीक है, ये तो कट जा रहा है, ये ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो सही है। यहाँ पे दिया है 1/v माइनस 1/u, अच्छा अच्छा अच्छा, 1/ यहाँ पे भी जो है ई माइनस में दिया है, सॉरी, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे कि हमको लगा कि 1/v माइनस 1/u है, नहीं, आंसर कौन हो जाएगा तो सी हो जाएगा। मानव नेत्र का वो भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है तो रेटिना कहलाता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है, तो कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और क्या होता है तो छोटा होता है। 69 का क्या हो जाएगा तो 69 का आपका ये हो जाएगा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, और बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक है, या छोटा बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन वही काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा तो बड़ा बनेगा, ठीक है, और बड़ा बनेगा और छोटा भी बन सकता है। बस इतना याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, बस। 70 नंबर, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, तो 71 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि अनंत। देखिए दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसका देखिए 72 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, दो समतल दर्पण के बीच में हमेशा प्रतिबिंब जो है विषम संख्या में बनता है। कौन संख्या में बनता है तो विषम संख्या में बनता है। इस चीज़ को पहले आप दिमाग में सेट कर लीजिए, हो गया। उसके बाद अब इसका एक फार्मूला जो होता है उसको आप समझ लीजिए, 360/थीटा, 360/थीटा। अगर थीटा के जगह पर हम मान रखें, जैसे 90 डिग्री दिया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 360 है, ऊपर 360 और नीचे हम रख दिए 90, 9 चौका 36, 4 आया, लेकिन सम संख्या नहीं। अगर सम संख्या आ गया तो -1 कर देना है, तो कितना आएगा 3। वहीं अगर विषम संख्या आ गया तो हम -1 नहीं करेंगे, सम संख्या आएगा तो 1 कर देंगे, विषम संख्या आएगा तो हम 1 कम नहीं करेंगे, क्योंकि दो समतल दर्पण के बीच हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो कौन संख्या में बनता है तो विषम संख्या में बनता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए, कितना कोण होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 360 यहाँ पे अगर 0 डिग्री रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 डिग्री तो होगा ही नहीं। अगर 60 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा तो 6 छक 36, 6 आया, 1 कम भी कर देंगे तो 5 आया, जबकि बोल रहा है कितना प्रतिबिंब होना चाहिए 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो 360 कितना करेंगे हम 9 करेंगे, तो 9 चौका 36, 1 कम करते हैं हमेशा, तो कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो वहीं करेंगे 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 74 नंबर, यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखिए 360 यहाँ पे 60, 0 से 0 कट गया, 6 छक 36 यानी कि 6 आया। हम जानते हैं कि सम संख्या में प्रतिबिंब नहीं होगा, तो 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 74 का सी हो जाएगा। अब देखिए 75 नंबर कह रहा है कि एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितना छवियाँ बनेगी, ठीक है। तो 75 का क्या होगा पहले सी। हम जानते हैं कि 360/थीटा होता है, थीटा की जगह 120। अब देखिए 0 से 0 12 3 36, यहाँ पर 3 विषम संख्या है, तो क्या ये कम करेंगे नहीं। जब सम संख्या आता है तभी ये कम करते हैं, लेकिन विषम संख्या आता है तो कम नहीं करते, इसलिए ये क्या हो जाएगा तो आंसर आपका, एक मिनट, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पण द्वारा कुल कितने छवियाँ बनेगी। तो 120 से हम काटेंगे तो 3 ही तो आएगा। इसका आंसर 75 का कितना होगा, 75 का सी कैसे दे दिया है भाई, कुल कितने छवियाँ बनेंगी। इसका आंसर आपका बी होगा, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 76 नंबर में क्या करा है, 76 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से।
कह रहे कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से कि वेग से। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि तरंगदैर्ध्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो होता लेंस के। एक लेंस की क्षमता -2D है, यह D किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो डायोप्टर के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। डायोप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता का। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो 80 का क्या हो जाएगा, तो 80 का आपका ए हो जाएगा। 81 नंबर देखिए, कह रहा है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता कितना होती है, तो 81 का हो जाएगा आपका ए, 0 डायोप्टर। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है। देखिए, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f होता है, 1/f होता है। तो आपको दिया कितना है, 10 सेंटीमीटर। देखिए, ये होता है मीटर में, ये क्या होता है, मीटर में। लेकिन वहीं अगर सेंटीमीटर में दे दें तो 100 बटा होता है f, ये होता है सेंटीमीटर में। ठीक है, लेकिन फोकस दूरी कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ पर 10 रखेंगे, तो 10 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 82 का कितना हो जाएगा, तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा, 82 का सी हो जाएगा। 82 का आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f, ये मीटर में होता है। और वहीं अगर सेंटीमीटर में दे दिया तो समझ जाइए कि यहाँ पे ऊपर हमको क्या रखना होगा, तो 100 रखना होगा, यानी 100/f होता है। चलिए 83 नंबर देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, इसकी क्षमता क्या होगी, तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f, 1/f होता है। देखिए, मीटर में दिया है, ये क्या है, तो मीटर में ही है। ठीक है, ये क्या है, मीटर में है। कितना मीटर दिया है, 0.2 मीटर दिया है। तो P बराबर 1/f होता है। ठीक है, क्या दिया है, फोकस दूरी, तो हमें यहाँ पर रख सकते हैं 1/0.2, दशमलव उड़ेगा, यहाँ पर 10 आएगा, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10। ठीक है, यानी कि क्षमता कितना आ गया, तो 5 आ गया, प्लस 5D। ठीक है, अब देखिए 84, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है। ठीक है, यदि एक ऐनक के लेंस का पावर कितना डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे फिर आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो 100/f कर देंगे। किसका मान दिया है, P का मान दिया है, तो P की जगह हम कितना रखेंगे, ठीक है, तो 2 रखेंगे, तो 2 बराबर 100/f हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 50, f का मान कितना आ जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, काम खत्म। अब देखिए 85 नंबर, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी। 85 का जो है आंसर हो जाएगा आपका ए, उसकी क्षमता घट जाएगी। जब उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। ठीक है, तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए, वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 87 नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि कारण क्या है। तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन अलग अलग होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 7 रंगों के मेल से बना होता है श्वेत प्रकाश। देखिए, श्वेत प्रकाश हम आपको बताते हैं, ये हो गया आपका प्रिज्म, ये हो गया श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, तो 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह है सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा विचलित जो है बैगनी रंग होता है। सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है, तो बैगनी रंग होता है। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका, 90 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब बहुत कम विचलित होता है, ना के बराबर विचलित होता है। प्राथमिक रंग कौन है, प्राथमिक रंग कौन है। ठीक है,
तो प्राथमिक रंग कौन होता है? तो 91 का देखिए 91 का आंसर कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग में कौन कौन आता है? लाहना, लाहना, लाहना याद रखिएगा। ला से क्या हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा। ह से क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। ना से क्या हो जाएगा? तो नीला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? तो आपका प्राथमिक रंग होता है। उसके बाद 3 मूल रंग कौन सा है? 3 मूल रंग कौन सा है? लहना बोले हैं ना, तो लहना कहाँ है इसमें? देखिए तो लहना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 92 का कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? 93 का क्या हो जाएगा? 93 का डी, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 94 नंबर देखिए, 94 का निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ल होता है, लाल ये तो होता है, ह होता है, हरा भी होता है और नीला भी होता है। ठीक है, तो प्राथमिक रंग कौन नहीं है? तो पीला नहीं है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? किसका होता है अधिकतम? तो लाल का होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब मान लेते हैं कि ऑप्शन में लाल नहीं रहे तो क्या कीजिएगा? हम जानते हैं ट्रिक होता है बै जा नी हफी ना ला। ठीक है, तो तरंगदैर्ध्य जब बैगनी से जब लाल की तरफ जाइएगा तो तरंगदैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता है। तरंगदैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता है। वहीं अगर लाल से जब बैगनी की तरफ आइएगा तरंगदैर्ध्य क्या होगा? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। अब बताइए, तब बैगनी से ज़्यादा तरंगदैर्ध्य जामुनी का, जामुनी से ज़्यादा नीला का, नीला का हरा का, हरा से पीला का, पीला से नारंगी का, नारंगी से लाल किसका आएगा? ही नहीं, मतलब कि सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है। वहीं अगर लाल से अब बैगनी की तरफ जा रहे हैं तो विचलन का गुण क्या होता है? विस्तृत होने का गुण बढ़ता है। यानी कि बताइए, लाल का सबसे कम, उससे ज़्यादा नारंगी का, उससे ज़्यादा पीला का, हरा का, नीला का, जामुनी का, उसके बाद बैगनी का, मतलब सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो बैगनी का होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर करें निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो ऑप्शन में है लाल, तो लाल हो जाएगा। नहीं तो अगर लाल नहीं रहे तो उसके बगल वाला देखिएगा, उसके बगल वाला नहीं रहे तो उसके बगल वाला देखिएगा। 96 में क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो 96 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका डी, लाल और हरा। लाल और हरा कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो लाल और हरा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या होता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका सी, परावर्तित करता है। वो अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ पार नहीं करे, उसे अपारदर्शी। और सूर्य का प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ पार कर जाए उसे हम कहते हैं पारदर्शी, और हल्का सा प्रकाश पार करे उसे कहते हैं पारभासी। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो करें कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। परावर्तित करने का मतलब पार नहीं करे, मतलब आए और रिटर्न चला जाए। ठीक है, इसी को कहते हैं परावर्तित। हरे पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? हरे पत्तियों का पौधा जो है, ठीक है, 98 का हो जाएगा पहले सी, काला। हरे पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियाँ होती हैं। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियाँ होती है। ठीक है, पीली बत्तियाँ होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तो पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? 100 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 का आंसर होगा ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, देखिए चलिए इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है रंग के बारे में, कौन प्राथमिक रंग है, कौन द्वितीयक रंग है। ठीक है, इस सब के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग, ये सब क्या होता है। तो इसका ट्रिक आपको थोड़ा सा हम देने का कोशिश करेंगे। ट्रिक क्या होता है? तो एक पहले आप प्रिज्म बना दीजिए, एक प्रिज्म बना दीजिए। ठीक है, प्रिज्म बना दिए। यहाँ रख लीजिए पहले प्राथमिक रंग, लाल हो गया। यहाँ पे रख लीजिए नीला, यहाँ पे रख लीजिए हरा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? मैजेंटा, मैजेंटा। यहाँ पे क्या होता है? तो पीकॉक पीला,
पिकॉक पीला, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो पीला हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में क्या हो जाएगा तो वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक रंग कौन होता है, तो जो कॉर्नर वाला तीनों रंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्राथमिक रंग। तो लाल, हरा और नीला को हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, ठीक है। द्वितीय आपसे कहेगा कि द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, तो प्राथमिक रंगों से मिलाने से, प्राथमिक रंगों के मिलाने से जो रंग बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए ये नीला प्राथमिक रंग है और लाल भी प्राथमिक रंग है। ये दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो मैजेंटा बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, तो द्वितीयक रंग बोलेंगे। अब देखिए हरा को नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीकॉक पीला बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, हम द्वितीयक रंग बोलेंगे। हरा और लाल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, तो पीला बनेगा। तो इस पीला को क्या बोलेंगे, तो द्वितीयक रंग बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपसे कहेगा पूरक रंग किसे कहते हैं, तो पूरक रंग होता है कि वैसा रंग, ऐसा दो रंग, ऐसा रंग जिसको मिलाने से क्या बनता है, तो सफ़ेद बनता है, यानी कि वाइट रंग बनता है, उसे हम कहते हैं पूरक रंग। जैसे कि देखिए हरा रंग को मिलाइएगा मैजेंटा के साथ तो क्या बनेगा, सफ़ेद बनेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, हम पूरक रंग कहेंगे, ठीक है। हरा और मैजेंटा का मिश्रण क्या कहलाता है, पूरक। फिर पीला और नीला का क्या कहलाता है मिश्रण, ये भी पूरक कहलाता है। लाल और पिकॉक ये भी क्या कहलाएगा, तो पूरक कहलाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अब बताइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाए हैं, फिर इसको मिलाए हैं, ये तीनों को भी मिलाएंगे हम प्राथमिक रंग को तो क्या प्राप्त होता है, तो सफ़ेद प्राप्त होता है। इसको भी हम क्या कहते हैं, तो पूरक ही कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका एक ट्रिक है, इसको याद रखें, इनका ला मैं नीला पिकॉक को हरा पिला दूँ, ला मैं नीला पिकॉक को हरा पिला दूँ। चलिए दोस्तों धन्यवाद। फिर अगला जो है 100 क्वेश्चन के साथ, 104 क्वेश्चन के साथ हम अगले पार्ट के साथ हम आएंगे, ठीक है। तो इसको आप देखिए और समझ में नहीं आया हो तो फिर दोबारा देखिए और इसको आप शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका लुत्फ़ उठा सके। चलिए धन्यवाद। सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए ताकि उससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ते रहे। धन्यवाद।